तो अशुद्धि संशोधनम में क्या है कि वाक्य होते हैं कुछ, ठीक है, वाक्यों को अपन को शुद्ध करना है, ठीक है। अब वाक्य को शुद्ध कैसे करना है, कई चीजें रहती हैं इसमें। जैसे देखो पहले तो अशुद्ध वाक्य में पहले तो वचन संबंधी दिया है। देखो बुक में, देखो वचन संबंधी दिया है, एक बुक ले लो। पहले नंबर पे वचन संबंधी दिया है, वचन लिंग पुरुष लकार दृष्टिया। 4 प्रकार से वाक्य को शुद्ध करना होता है। एक तो वचन के तरीके से शुद्ध करना है, मतलब कोई वचन गलत दिया होगा, जैसे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, मतलब वचन गलत दे देंगे वो। एक वचन में दे दी कोई चीज, जैसे उदाहरण है सर्वे प्राणेन जीवंती, सभी प्राण से जीते हैं। देखो पहला वाला वाक्य देखो, सर्वे प्राणेन जीवंती, यानी एक प्राण से। अब सारे लोग एक प्राण से थोड़ी जिएंगे, तृतीय विभक्ति लगी है, सर्वे प्राणेन जीवंती। प्राण की कौन सी विभक्ति है, तृतीया। राम की रामेण, प्राण की प्राणेन। सर्वे, सर्वे यानी सभी लोग, बहुवचन। प्राणेन यानी प्राण के द्वारा, प्राण से, ठीक है। और जीवंती, जीते हैं। तो ये हो गया बहुवचन, ये हो गया बहुवचन। एक चीज अलग है इसमें, कौन सी अलग है, प्राणी, ये गलत है। एक प्राण से थोड़ी सब जिएंगे, सभी को जीने के लिए बहुत सारे प्राण चाहिए, है ना? तो सर्वे प्राणी, ये बहुवचन लग गया। ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो सर्वे प्राणी जीवंती, समझ में आया? तो पहला वाला हिस्सा जो अपन समझ रहे हैं वो है वचन संबंधी। कौन सा है, वचन संबंधी। वचन संबंधी, इसमें क्या होता है, वचन से संबंधित गलती को सुधारा जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इससे संबंधित गलती को सुधारा जाता है। इसके अशुद्धि शोधन के और भी तरीके से लिंग संबंधी है, उसमें लिंग से संबंधित चीज को सुधारा जाता है। जैसे लिंग गलत दे दिया, एग्जाम्पल में नीचे देखेंगे, अभी लिंग गलत दे दिया, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग दे दिया, तो उसको हमें सही रूप में लाना है, ठीक है। पुरुष संबंधी होते हैं, जैसे हमने 3 पुरुष पढ़े थे कल लकार में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पुरुष गलत दे देंगे तो उसे सही पुरुष में रखना होगा। जैसे अहम के साथ लगा दिया करोति, अहम कार्यम करोति, क्या ये सही है? तो अहम के साथ क्या लगेगा, करोमि। पुरुष गलत दे दिया, उन्हें प्रथम पुरुष दे दिया। समझ में आ रही बात? कल समझे थे ना लकार, तो उसमें करोति तो प्रथम पुरुष है और करोमि उत्तम पुरुष है। तो क्या गलती कर सकते हैं वो, कर अहम लगा देंगे, अहम यानी उत्तम पुरुष मैं, और अहम कार्यम करोति लगा देंगे, तो करोति प्रथम पुरुष का है, जबकि अहम के साथ उत्तम पुरुष का लकार वचन शब्द आता है। तो करोति की जगह हमको क्या लगाना पड़ेगा, करोमि। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले तो हम वचन संबंधी पढ़ लें, उसके बाद फिर लिंग संबंधी और फिर पुरुष संबंधी पढ़ेंगे। तो वचन संबंधी में सर्वे प्राणी जीवंती, ये वाला समझ में आ गया। सेकंड नंबर पे देखो बुक में लिखा है सर्वः बालिकाः धावन्ति। सर्वः बालिकाः, किसमें, बालिका है ना, विसर्ग नहीं लगाया इन्हें, और फिर दे दिया है धावन्ति। तो यहाँ पे सर्वा शब्द जो है वो एक वचन का है। कैसा है, एक वचन का, ठीक है। बालिका शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि बालिकाः बहुवचन में बोलते हैं बालिकाः। तो सर्वः बालिकाः ये गलत हो गया, ये भी शब्द गलत हो गया और ये भी शब्द गलत हो गया। धावन्ति ये ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके हिसाब से इसको बदलो, क्या हो जाएगा, सर्वे। बहुवचन में सर्वः को क्या बोलेंगे, सर्वे। बालिका शब्द को सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिकाः। और धावन्ति वो तो पहले से सही है ही। तो ये वचन संबंधी गलती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको हमें ढंग से पहचानना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। थर्ड क्या है, भारतवर्षे सरितः प्रवहति। देखो भारतवर्षे यानी भारत देश में, दिख रहा है साहब, सरितः, ठीक है, और प्रवहति। भारत देश में नदी बहती है,
तो वाक्य लिखा है भारतवर्षे सरिता प्रवहती, भारत देश में नदियां बहती हैं। सरिता का मतलब क्या होता है? नदियां। बहुवचन शब्द है ये, क्योंकि एक वचन में होता है सरित, ये धकारांत शब्द है। ये ऐसा मत समझो कि सरिता विसर्ग लगा है मतलब ये एक वचन है, इसका रूप अलग चलता है। तो ये अपने आप में बहुवचन है। सरिता क्या है? बहुवचन है। तो भारतवर्षे सरिता प्रवहती, भारत देश में नदियां बहती है। क्या गलत लग रहा है तुम्हें इसमें? बहती हैं, यानी इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें? बहुवचन बनाना पड़ेगा, ये गलत है। प्रवहती यानी प्रवहंती, समझ में आ रही बात? ये एक वचन है ना, और ये क्या है? बहुवचन है। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? बहुवचन में। तो भारतवर्षे सरिता प्रवहंती, हमने लकार पढ़े हैं, उसमें प्रवहती, प्रवहता, प्रवहंती, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, याद है सबको? है ना? चलती चलता चलंती, पठती पठता पठंती, प्रवहती प्रवहता प्रवहंती। तो ये वचन संबंधी है। और देखते हैं अपन। तो इसके बाद हम देख रहे हैं फोर्थ जो लिखा है मेघात, मेघात तो यानी बादल से, आपा यानी पानी, और वर्षती बरसता है। देखो पानी का जो है कोई वचन नहीं होता, पानी कोई वैसे लिंग नहीं यूज किया जाता, पानी एक वचन में यूज किया जाता है। वैसे तो होता है जलम जले जलानी, लेकिन पानी क्या है? गिलास में पानी है, पानी की कोई हम वो चेक कर सकते हैं मात्रा कि एक है पानी की, दो है पानी की, तीन है पानी? पानी मतलब पानी। एक गिलास में हमने पानी ले लिया, वो एक पानी हो गया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, लेकिन जब सबको मिला दिया तो सब क्या हो गया? एक हो गया। तो हम कहते हैं ना कि आसमान से पानी गिर रहा है, हम कभी ये नहीं कहते कि आसमान से पानी गिर रहे हैं। बहुवचन में बोलते कभी? कभी नहीं बोलते। तो आपा एक वचन, ये तो ठीक है, एक वचन में ही चलेगा ना। आपा, मेघात आपा वर्षति, बादल से पानी गिर रहा है। क्या ये वाक्य सही है? बरसंती होगा, बरसंती होगा, बरसंती होगा, सोच लो एक बार। मेघात आपा वर्षंती, ठीक है, हाँ ठीक है, बादल से पानी गिर रहा है, मेघात आपा वर्षंती। लेकिन यहाँ पे जो आप पानी का जो वचन है, वो पानी का वचन तो एक ही रहेगा, लेकिन वहाँ जो क्रिया है वो बहुवचन में बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि पानी बहुत सारा बरस रहा है, एक बूंद नहीं गिर रही, लेकिन फिर भी जो पानी के लिए जो शब्द यूज हो रहा है, वो शब्द कैसा यूज होगा? वो एक वचन का होगा। मतलब दोनों चीजों का सम्मिलित रूप है, एक वचन भी उसी वाक्य में रहेगा और बहुवचन भी उसी वाक्य में रहेगा, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ऐसे उलझाने वाले वाक्य देते हैं कि हमें लगेंगे सही हैं, लेकिन वो होंगे गलत। तो बड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। हालांकि जो ये वाक्य है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रही है? इसमें बुक में जो वाक्य दिए हैं सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि सर्वे प्राणी जीवंती, ये एक इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ वाक्य ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि सारे समझ लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य पादे में जीवनम, आचार्य पादे यानी गुरु के चरणों में, ठीक है, में मेरा जीवनम जीवन है, ठीक है, गुरु के चरणों में मेरा जीवन है। तो आचार्य पादे में जीवनम, क्या ये वाक्य सही है? कैसे गलत है? क्या गलत है इसमें? पादे यानी एक पैर, एक वचन। तो गुरु के चरण में मेरा जीवन है यानी केवल एक पैर में है, दो पैरों में होगा ना, तो हमेशा दो की बात होती है। तो लोग मोस्टली बोलते तो यही है कि पिताजी के चरणों में मेरा नमस्कार, लेकिन वहां पे चरणों बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो बहुवचन लगा दो। चरणों मतलब अगर आपने बहुवचन लगा दिया तो फिर तो 3-4 चरण हो जाएंगे पिताजी के, तो वहां पर पिताजी के चरण तो दो ही होते हैं। तो बोला भले ही चरणों जाता है, बोलने में लगता तो बहुवचन है, लेकिन वो होता द्विवचन के लिए। तो इसीलिए आचार्य पादे यानी कि षष्ठी विभक्ति लगी है चरणों में, चरण में, तो चरण में को हटा के द्विवचन यूज कर लो। षष्ठी विभक्ति का, सॉरी सप्तमी विभक्ति लगी है ना,
सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाए, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन लगा दो। आचार्य पादयो में जीवनम। अच्छा, राम की चेक कर लो, राम की सबको याद है, तो राम की सप्तमी विभक्ति का द्विवचन क्या होता है? रामयो। तो पाद का क्या होगा? पादयो, मतलब चरणों में। द्विवचन हो गया, 2 चरणों में, है ना। इसके बाद अगला दिया है दंपति आगतः अत्र, ये लिखा है, ये इसका आंसर है, इसका आंसर है दंपति आगतः अत्र। ठीक है, दंपति शब्द जो है वो कौन सा वचन लग रहा है आपको देखने में, बताओ। दंपति शब्द जो ये है वो कौन सा वचन है? अत्र माने यहां, ठीक है, आगता यानी आए, ठीक है, और दंपति शब्द जो है वो कौन सा वचन है? सोचो सोचो, ये एक वचन है, आगता यानी कि आया, एक वचन के लिए है। लेकिन जो ये दंपति शब्द आपको दिख रहा है ना, ये एक वचन नहीं है। मैंने एकारांत शब्द आपको बताया, ध्यान है? एकारांत शब्द क्या होते हैं? एक वचन में ही रहता है, द्विवचन में बड़ी ही हो जाता है, और बहुवचन में दंपतया। जैसे कवि, कवि, कवयः, याद आया? एकारांत शब्द कवि, कवि, कवयः। तो ये दंपति शब्द कौन सा वचन है? द्विवचन। तो ये दंपति द्विवचन है ना, ये तो द्विवचन है और ये एक ही वचन है, तो इसको किसमें बदलना पड़ेगा? द्विवचन में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये आगता की जगह आगताउ, द्विवचन में औ लग जाएगा, हो जाएगा दंपति आगतौ और अत्र। आर्यवासन में तो ये द्विवचन के हिसाब से इसको भी द्विवचन में बदलना पड़ेगा। अब ये भी द्विवचन हो गया, ये भी द्विवचन हो गया, ये तो खैर हमारा अव्यय है, इसका कोई वचन होता ही नहीं है, ठीक है। तो दंपति आए यहाँ, अभी क्या था? ये तो द्वि था, ये एक ही वचन था, वे दोनों आया यहाँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में। राम और मोहन यहाँ आया, है ना, राम और मोहन यहाँ आए, तो जो क्रिया है वो गलत थी, है ना। दोनों दंपति यहाँ आया, रॉन्ग हो गया। दोनों दंपति यहाँ आए, द्विवचन को द्विवचन से। इस तरीके से हमें करना होता है। नेक्स्ट वाक्य जो दिया है, शरीरे बहु अस्थि अस्ति। देखो लास्ट वाक्य है वचन संबंधी, ठीक है, वचन संबंधी गलती का लास्ट वाक्य है। क्या दिया है? शरीरे, शरीरे बहु, बहु यानी बहुत सारी, ठीक है, अस्थि, अस्थि, शरीर में बहुत सारी हड्डी हैं, ठीक है। तो शरीरे तो शब्द तो ठीक है, शरीर में, शरीर तो एक ही होता है ना, सबके पास एक ही बॉडी होती है। शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, लेकिन हड्डी जो है बहुवचन है। शरीर भले ही एक वचन है, ठीक है, सही है, ये थोड़ी है शरीर को भी बहुवचन में बदल दोगे। जो चीज एक वचन है वो एक ही वचन रहेगी। आप ये मत सोचना कि अरे ये बहु है बहुत सारा तो शरीर को ही बहुवचन में बदले, नहीं, शब्द का हमें रूप देखना पड़ेगा। मुझे बोलना है शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, मतलब एक शरीर में है बहुत सारी हड्डियां, शरीर के साथ तो एक वचन ही रहेगा, वो तो सही है। बहु, बहु यानी बहुत सारी, ये बहुवचन है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब अस्थि शब्द जो है, बहु यहाँ पे एक वचन का यूज है, बहु शब्द का हमें, बहु शब्द जो है वो एक वचन पे दिया है, यानी ये गलत है, हमें इसका बहुवचन लगाना पड़ेगा पहली बात तो। ऐसी अस्थि शब्द भी हमको एक वचन में दिया है, ये भी गलत है, इसका भी हमें बहुवचन लगाना पड़ेगा। और अस्थि ये भी एक वचन है, इसका भी बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा देखो, शरीरे फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, बहूनी, है ना, ऐसे इसमें भी नी लग जाएगा। उकारांत नपुंसकलिंग है ये, जैसे जलम का हो जाता है जलानी,
छोटे आ का बड़ा आ बन जाता है। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में छोटे आ का बड़ा आ बन जाता है। तो ऐसे ही उकारांत नपुंसक लिंग में क्या होगा, छोटे ऊ का बड़ा ऊ बन जाएगा, बहुनी, शरीरे बहुनी। ऐसे ही इकारांत नपुंसक लिंग में क्या होगा, बड़ी बन जाएगा। जैसे उकारांत नपुंसक लिंग में बड़ा ऊ बन गया छोटे ऊ का, अकारांत में बड़ा बन जाता है, जलम का जलानी, जल का जलानी हो जाता है, फल का फलानी हो जाता है। तो ऐसे ही अस्थि का अस्थीनी, और अस्थि का क्या हो जाएगा, सस्थि। अब सारे बहुवचन बन गए, ये तो ठीक था अपनी जगह, ये बहुवचन बन गया, ये बहुवचन बन गया, और ये भी बहुवचन बन गया। अब ये वाक्य पूरी तरीके से सही है। ऐसे वचन बदलने होते हैं, तो हमें ये वचनों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे सही होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक चीज मैं और बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बहुनी अस्थि नहीं लिखा, तो मैं इसका तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिसको तुम दिमाग में रख सको, शब्द का रूप ध्यान में रख सको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या ध्यान में रखना है, हम नपुंसक लिंग शब्द में अपने फल के याद किए रूप, प्रथमा विभक्ति को याद रखो, फलम, फले, फलानी। क्या फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो किसका रूप है ये, कौन से शब्द का है, फल का, यानी अकारांत नपुंसक लिंग का। ठीक है, अकारांत नपुंसक लिंग का रूप था ये। अब अगर हमें इसी तरीके से यहाँ पे देखो, फल में मां लग गया, फल में ए लग गया, और फल में आनी लग गया। ऐसे ही अगर हमें किसका बनाना है, इकारांत का, किसका बनाना है, इकारांत नपुंसक लिंग का, तो इकारांत में हमने भी कौन सा, अस्थि शब्द यूज किया, तो अस्थि, और अस्थि बड़ी हो जाता है उसमें, और अस्थि नी। ठीक है, ऐसे हमने फिर उकारांत का बनाना है हमें, उकारांत नपुंसक लिंग का, तो फिर बहु, बहु और बहुनी। अब जो ये बहु शब्द था, इसके भी बड़े वो है, अंतर है। बहु शब्द अकेला ऐसा नहीं है कि नपुंसक लिंग में ही चलता है, बहु का यूज है आपको कैसे करना है। अगर बहु का यूज हम पुल्लिंग की तरह करते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग में क्यों किया आपने, क्योंकि उसके साथ जो अस्थि लगी थी, अस्थि वो नपुंसक लिंग थी, इसलिए बहु का भी यूज हमें कैसे करना पड़ा, नपुंसक लिंग में करना पड़ा। और बहु को अगर पुल्लिंग में यूज करना है हमें, उसके साथ पुल्लिंग शब्द लगा होता, फिर कैसे करते, तो ऐसे करते बहु, बहु और बहवः। जैसे गुरु का करते हैं ना, गुरुहु, उकारांत है ना, गुरु और गुरुभः। किस कंडीशन में होता है ऐसा, जब इसको हमें किसकी तरह यूज करना होता, पुल्लिंग की तरह, और अभी हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं इसको। तो एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों में यूज हो जाते हैं, है ना, समझ में आ रही बात। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तीनों लिंगों में यूज हो जाते हैं। जैसे कर्तव्य शब्द है, कर्तव्य शब्द को हम अगर हम लिख देंगे कर्तव्यम, तब तो ये स्त्री, तब तो ये नपुंसक लिंग है। अगर हमने इसको लिख दिया कर्तव्यः, तो ये पुल्लिंग है। और अगर हमने इसको लिख दिया कर्तव्या, तो ये स्त्रीलिंग है। इसीलिए मैंने ये शब्द इतने ध्यान से बताया, क्योंकि इनका बड़ा यूज है। इनका यूज क्यों है, क्योंकि तुम ये वाक्य शुद्ध करोगे तो उसके लिए तुम्हें ये सारे शब्द पता होने चाहिए कि कौन सा रूप क्या होता है, कैसे यूज होता है। जैसे मान लो कोई कुछ एक अनुच्छेद है, तो वो पुल्लिंग में चलेगा, तो वहां पे लिखा होगा पठनीय, ये अनुच्छेद पठनीय है, पुल्लिंग। अगर हमें कोई ऐसी चीज जो नपुंसक लिंग में चलती है, तो वहां हमें लगाना पड़ेगा पठनीयम। और कोई किताब है, तो किताब हमेशा स्त्रीलिंग में चलती है, पुस्तिका, तो वहां हमें लगाना पड़ेगा पठनीया, यानी ये किताब पढ़ने योग्य है।
तीनों का यूज बताएगा एक बार। पठनीया, ये लगेगा किसी अनुच्छेद के साथ, पत्र के साथ लगा दो, पत्र, वैसे पत्रम भी चलता है, पत्र के साथ लगा दो, पत्रम के साथ ये यूज होगा, पत्रा के साथ ये यूज होगा, और पुस्तिका के साथ, तो पुस्तिका स्त्रीलिंग है तो उसके साथ स्त्रीलिंग चलेगा, ये नपुंसकलिंग है तो इसके साथ नपुंसकलिंग चलेगा, और ये पुल्लिंग है तो इसके साथ ये पुल्लिंग चलेगा। तो ऐसे शब्द जो है बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। इन शब्दों के भी अलग अलग भेद होते हैं, शब्द एक ही है, वही पठनीय शब्द तीनों लिंगों में बदल गया, ऐसे बहु शब्द भी तीनों लिंगों में बदल गया। समझ में आ रही बात? ये चीज ध्यान रखना। ये वचन संबंधी हमने देख ली, अब हम देखेंगे लिंग संबंधी में, ठीक है।